Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus. I hope you all are doing good. आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन करने वाले हैं एंड ये हमारे सीरीज का सेट 1 वीडियो है. आई होप द सीरीज विल बी बेनिफिशियल फॉर यू as I have taken all the vital questions from examination point of view, and moreover I have also included some of the previous year questions which were asked in several banking exams and SSC related exams. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ. सो एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. He is called as the father of economics because of his theories on capitalism, free markets एंड सप्लाई एंड डिमांड. तो इनके ऊपर फ्री मार्केट, सप्लाई, कैपिटलिज्म के ऊपर इन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी जिसकी वजह से एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. मोरोवर इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ द नेशंस. कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, ये आपने याद रखना है. द वेल्थ ऑफ द नेशंस, इट इज ऑथर्ड बाय एडम स्मिथ. Next question, which is the largest nationalized bank of India? Right answer will be option number D, that is SBI, State Bank of India. It is the largest nationalized bank of India and it was nationalized in the year 1955. So State Bank of India is the largest nationalized bank of India. It is the biggest पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया. इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा and it was founded on 1st July 1955 as well as it was nationalized on the same year too. और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 year plans in India was introduced by whom? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू. तो जवाहरलाल नेहरू हु वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 5 year plans in India. The idea of economic planning for 5 years was taken from Soviet Union under the socialist influence of फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो इंडिया ने 5 year प्लान्स का जो कॉन्सेप्ट था वो मेनली यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था, या सिंपली हम इसे रशिया कह सकते हैं. तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्टिंग दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम यूएसएसआर. और बात यहाँ पर 5 year प्लान्स की हुई है, तो इंडिया का फर्स्ट 5 year प्लान की ड्यूरेशन थी 1951 से लेकर 1956 तक का, और इसको मेनली प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने एंड द वाइस प्रेसिडेंट वाज गुलजार लाल नंदा. जो मेन एम था हमारे फर्स्ट 5 year प्लान का, वो मेनली प्राइमरी सेक्टर को अपलिफ्ट करना था. इसका मोटो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंस कर्व? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इट इज मेनली शोन बाय दिस लॉरेंस कर्व. In economics, the Lorentz curve is a graphical representation of the distribution of income or of wealth. It was developed by Max O. Lawrence in 1905. ये आपने याद रखना है, 1905 में इसे बनाया गया था फॉर रिप्रेजेंटिंग inequality of wealth distribution and it was developed by Max O. Lawrence. Next question, when was the first economic survey presented in India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1950 और 51 के बीच में इंडिया का फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे हुआ था. The first economic survey of India was presented in 1950 to 51. Economic survey is a report of the government on the state of the economy of the country during the last 1 year. It is prepared by Department of Economic Affairs. तो ये भी आपने याद रखना है कि जो ये इकोनॉमिक सर्वे है इसे कौन बनाता है, इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है इसे कौन बनाता है. सो द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स prepares it under the Ministry of Finance. Next question, an economy which does not have any relation with the rest of the world is known as. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोज्ड इकोनॉमी. तो ऐसी इकोनॉमी जो वर्ल्ड से बिल्कुल भी रिलेशन में नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ imports and exports,
it is termed as closed economy. So when a country claims to be self-reliant, it is said to be closed economy. In closed economy, country produces everything within the country. तो closed economy में country में ही जितना भी प्रोडक्शन होता है कंट्री के विद इन ही होता है, वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं. व्हाट देयर सिटीजन्स नीड, सो जितने भी प्रोडक्ट सिटीजन्स को चाहिए होता है, जितना भी सामान चाहिए होता है, जो भी नीड्स होती है सिटीजन्स की, वो कंट्री के विद इन ही फुलफिल की जाती हैं. इट नीदर इम्पोर्ट्स नॉर एक्सपोर्ट, तो ना ही इम्पोर्ट करते हैं ना ही एक्सपोर्ट करते हैं. दैट मीन्स इट डज नॉट हैव ट्रेड रिलेशंस विद एनी अदर नेशंस. Next question. Per capita income is also known as. Right answer will be option number A, average income. तो per capita income का दूसरा नाम है average income. Per capita income is also known as average income and it is calculated by dividing the total income of the country by the population of the country. तो देखिए average income को कैसे फाइंड करते हैं. जितनी भी population होती है कंट्री की, उसे डिवाइड किया जाता है, उससे डिवाइड किया जाता है बाय टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. तो टोटल इनकम, इट इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन में टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. सो इन दिस वे एवरेज इनकम इज फाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मनी इन्वेस्टेड by a foreign MNC is known as. MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा जो मनी को इन्वेस्ट किया जाता है किसी दूसरी कंट्री में, ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. Worldwide investment in multinational companies is called as foreign investment. It is an investment made by a company or individual from one country to the business of another country. It is called as foreign direct investment. So foreign direct investment इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है जब कोई डेवलप्ड कंट्री लेस डेवलप्ड कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करती है इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट्स. क्योंकि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है. देयरफॉर ये अपनी जो कंपनीज एमएनसीज होती हैं ये दूसरे नेशंस में, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस में स्टैब्लिश करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. So Central Statistical Office, it estimates the national income of India. The Central Statistics Office CSO is the governmental agency in India under the Ministry of Statistics and Program Implementation. It is responsible for estimating national income, index of industrial production and consumer price indices. तो ये भी आपने याद रखना है कि जो CSO है it is also responsible for estimating the national income, index of industrial production and consumer price indices. Next question. How many zonal offices does RBI has? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4. तो आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस हैं. कहाँ कहाँ पर है देखते हैं. सो देयर आर 4 जोनल ऑफिसेज ऑफ आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड दीज आर लोकेटेड इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई. बात यहाँ पर आरबीआई की हुई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि सुप्रीम बैंक ऑफ द कंट्री. सब बैंक्स ऑफ द बैंक्स भी से कहा जाता है. ये भी आपने याद रखना है. इट वॉज फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1935. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following bodies used to finalize the 5-year plan proposals? तो देखिए इंडिया के टोटल 12 5-year plans आए. जो 13th 5-year plan था इंडिया का वो नहीं आ पाया because it was banned before the 13th 5-year plan could come. So जो नीति आयोग था वो 1 जनवरी 2015 को आया था, जिसने रिप्लेस कर दिया था 5-year plans के कॉन्सेप्ट को. नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि कौन सी बॉडी 5-year प्लान्स को फाइनलाइज करती थी 2012 से पहले, मेनली क्योंकि 2012 में
जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हो गया था। ये आपने याद रखना, 2012 में हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था और उसकी ड्यूरेशन 2017 तक थी, बट उसको बीच में ही बैन कर दिया गया था। तो जो एनडीसी होती है, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इट यूज टू फाइनलाइज द 5 ईयर प्लान्स। The National Development Council finalizes the 5 year plan proposals. National Development Council or राष्ट्रीय विकास परिषद is the apex body for decision creating and deliberations on development matters in India, presided over by the Prime Minister. तो Prime Minister mainly preside करते हैं on 5 year plans. You have to remember this, mainly करते थे because nowadays these 5 year plans do not really exist. एंड जो एनडीसी की बात करें तो एनडीसी का फॉर्मेशन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द बजट ऑफ 2022-23 इन द पार्लियामेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमन। सो निर्मला सीतारमन, हु इज करेंटली आर finance minister, she presented the budget of 2022 and 23 in the parliament. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the budget of 2022 in a paperless format like the last year. Next question, who used to be the chairman of the Planning Commission in India? Right answer हो जाएगा option number C, that is Prime Minister. So Prime Minister used to be the chairman of the Planning Commission. ये आपने याद रखना है, Planning Commission के chairman थे Prime Minister. So, the Prime Minister was its ex officio chairman, and cabinet ministers with certain important portfolios acted as ex officio members of the commission. Next question, economic survey is published by whom? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, it publishes the economic survey report. The economic survey of India is an annual document released by the finance ministry, government of India, and reviews the developments in the Indian economy over the past 12 years. तो ओवरऑल लास्ट ईयर कितना डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमी में, उसकी मेनली एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय the Ministry of Finance, and this report is known as Economic Survey Report. करंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली डिपेंड्स ऑन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन एंड साइज ऑफ द मार्केट. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, एंड इट इज वन ऑफ द PYQ of the SSC exam. Economic development of a country depends on 3 factors: natural resources, capital formation, and market size. Next question, Human Development Report Index, that is HDI, it is developed by whom? So it was created by option number B, Mehboob ul Haq. So Mehboob ul Haq, he created the first Human Development Index. So Human Development Index was created by a Pakistani economist named Mehboob ul Haq. ये आपने याद रखना है. तो देखते हैं, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक created HDI in 1990, which was further used to measure the country's developments by यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो देखिए, इस रिपोर्ट को, इस टाइप को जो HDI है, ये कंट्री के डेवलपमेंट को नापने का एक तरीका है, तो इसको मेजर करने का एक तरीका है. तो इसको बनाया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने, बट लेटर ऑन इसे UNDP ने भी अडॉप्ट कर लिया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, टू मेजर द कंट्रीज डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. Next question, which among the following is included in the tertiary sector? Right answer will be option number A, banking. तो among these, banking is an example of tertiary sector. तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को mainly 3 sectors में बांटा गया है. The 3 main sectors of the economy are primary sector, secondary sector and tertiary sector. देखिए, primary sector वो sector होता है जो mainly natural resources से, जिसके जो reactants होते हैं, जिसके वो मेनली नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. तो जैसे डेयरी इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, फिशिंग, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर. ये मेनली नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा होता है. जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्सेज को यूज़ करके
उनको बेटर आउटपुट में क्रिएट करता है, उनको एक नया रूप देता है और उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। एंड टर्शरी सेक्टर ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल वी आर ग्रोइंग कॉटन इन प्राइमरी सेक्टर बिकॉज एग्रीकल्चर इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हमने कॉटन को ग्रो किया। एंड सेकेंडरी सेक्टर यानी कि दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने फॉर एग्जांपल कॉटन ग्रो किया और इसे हमने सेकेंडरी सेक्टर में भेज दिया। इन सेकेंडरी सेक्टर द मैन्युफैक्चरिंग विल टेक प्लेस एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉटन क्लोथ। तो कॉटन क्लोथ की वैल्यू कॉटन से ज़्यादा होगी। देयरफॉर वी से दैट सेकेंडरी सेक्टर किसी भी जो प्रोडक्ट होता है प्राइमरी सेक्टर का उसमें वैल्यू को ऐड कर देता है। एंड फाइनली इसको जो हमारी कॉटन शर्ट होगी या कॉटन क्लोथ होगा इसे हमें मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ेगा। सो देयरफॉर वी विल categorize transportation in the tertiary sector. So some other examples of the tertiary sectors are the tertiary sector covers a wide range of activities from commerce to administration, transport, business and personal services, education, health and social work. Next question. Who wrote the book Planned Economy for India? Right answer will be option number B, M. Visvesarya. So M. Visvesarya is the author of the book Planned Economy for India. Visvesarya was also known as the first one to write about the economic planning of the country in a book titled Planned Economy for India, and it was published in the year 1934. So, the Planning Commission was set up in which year in India? Right answer will be option number A 1950. The Planning Commission 1950 में बना था. The Planning Commission was constituted in March 1950 by a resolution of the Government of India and works under the overall guidance of the NDC, that is National Development Council. मार्च 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये आपने याद रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लोकेटेड हैं करेंटली इंडिया में. You have to remember this. Maharashtra has the largest number of cotton textile mills in India because of the availability of raw material and traditionally skilled labor. So availability of cotton is more in Maharashtra because Maharashtra में cotton soil पाई जाती है, that is black soil, which is also known as रेगर soil और लावा सॉइल. तो देखिए इसके चार नाम हैं, कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल एंड लावा सॉइल. तो ये महाराष्ट्र में इसकी जो अवेलेबिलिटी है कॉटन सॉइल की ज़्यादा है, जिसकी वजह से कॉटन अच्छे अमाउंट में ग्रो होता है और जिसकी वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का कंसंट्रेशन इस एरिया में ज़्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? Right answer will be option number A, R.K. Shanmugam Shetty. So R.K. Shanmugam Shetty, who was the first finance minister of our country, he presented the first union budget in the parliament. R.K. Shanmugam Shetty presented the first union budget of independent India. He presented the first union budget of independent India on 26 November 1947. R.K. Shanmugam Shetty served as the first finance minister of India from 1947 to 1949. Next question, how many languages are printed in an Indian currency note? Right answer will be option number B, 15. So 15 languages are printed in an Indian currency note. There are 15 languages which are printed in an Indian currency note. The language panel on Indian rupee bank notes display the denomination of the note in 15 of the 22 official languages of India. तो इंडिया में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 15 लैंग्वेजेस का डिनोमिनेशन किया जाता है इंडियन करेंसी नोट में. और ये लैंग्वेजेस हैं असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. Next question, the Operation Flood is related to.
राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मिल्क प्रोडक्शन। तो जो ये ऑपरेशन फ्लड है ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मेनली वाइट रिवॉल्यूशन विच इज़ एसोसिएटेड विद द मिल्क एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके एज सब्सटीट्यूट इसके प्लेस में ऑपरेशन फ्लड को यूज़ किया जाता है। सो द ऑपरेशन फ्लड वॉज अ प्रोजेक्ट ऑफ NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मेड इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो करेंटली इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बना ड्यू टू दिस ऑपरेशन फ्लड और द वाइट रिवॉल्यूशन विच अकर्ड इन इंडिया। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ 5 ईयर प्लानिंग कमीशन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ स्टैलिन। So option A will be the right answer. Here you can correct it. Option A will be the right answer. I will correct this in the PDF which you will get. So option A will be the right answer. Joseph Stalin. Option A will be the right answer. Father of 5-year planning. The 5-year planning was introduced by Joseph Stalin in USSR in 1928. तो इस फादर वाले क्वेश्चन से याद आया, in previous question we discussed about the white revolution or the operation flood. So Vergis Kurian is regarded as the father of white revolution. So next question देख लेते हैं आप, the money supply in India is controlled by, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI कंट्रोल करता है इंडिया में मनी सप्लाई को। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज established on 1st April 1935 in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act of 1934. The Reserve Bank of India was nationalized with effect from 1st January 1939. तो 1939 में जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये 1949 में ये नेशनलाइज हो गया था, ये आपने याद रखना है। तो सर ऑसबर्न स्मिथ वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द RBI। तो RBI के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे सर ऑसबर्न स्मिथ, एंड करंट में शक्तिकांत दास, ही इज़ द करंट गवर्नर ऑफ RBI एंड ही इज़ द 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया की, तो द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये 1770 में स्टैब्लिश हुआ था। यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड इट वाज लोकेटेड एट कोलकाता। सो विद दिस वी कम्प्लीटेड आर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा in order to support us. So thank you so much for watching this video and I wish all the best for your exams.